बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। सो प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की फोर्स होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इट इज़ द फोर्स दैट एनेबल अस टू डू एनी वर्क टू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगाएं या फिर किसी चीज़ को पुल करना है या पुश करने के, तो ये पुश और पुल ही कोई हम फोर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी दरवाजे के खोलने में पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। ड्रॉअर इज पुल्ड, जैसे कि अगर कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो वो पुल किया जाता है, ठीक। तो ये कुछ सेवरल एग्जांपल्स हैं फोर्स के बारे में। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी पे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग, यानी कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है या रिस्ट में, उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं वो तो अपनी पोजीशन चेंज करता हो, ठीक। तो ये इफ़ेक्ट होती है कुछ। दूसरी है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट के बॉडी को रोक सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मोटरसाइकिल या कार चल रही हो, उस पर सडनली ब्रेक लगाए तो वो गाड़ी रुक जाएगी। तो फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में भी काम आता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग फोर्स दैट इज द मूविंग बॉडी बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड, और बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द स्पीड ऑफ a running vehicle can decreases। दैट मीन्स किसी भी व्हीकल में अगर हम इसकी स्पीड इंक्रीज करें और फिर ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर उस पर एक्सेलरेशन करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आयरन है, उस पर अगर हम हैमर मारेंगे तो वो क्या होगी, वो अपनी जो शेप है, ओरिजिनल शेप, वो शेप चेंज करेगी, ठीक है। या फिर पत्थर है उसको, तो उन पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बाय हैमर तो वो छोटे 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 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो फोर्स मेनली टू टाइप्स की होती है, एक बैलेंस फोर्स होती है, एक अनबैलेंस फोर्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स वो होता है कि कोई, मान लो कोई दो आदमी है, दोनों का सेम पावर है और वो सेम पावर एक ऑब्जेक्ट पे सेम अप्लाई किया जा रहा है, तो उसके हम लोग बैलेंस फोर्स करते हैं। अगर ये डेफिनेशन पे है तो क्या होगा, देखिए, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी कि कोई भी इंसान है, जैसे कि कोई, मान लो आप एक कार है, एक साइड से भी कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरे साइड से भी कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर दोनों सेम फोर्स अप्लाई करे और वो मूव ना करे तो वो होते हैं बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल, इन द टग ऑफ वॉर, इफ द बोथ टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एक रस्सी है, दोनों एक दूसरे को साइड से अगर फोर्स लगाए, ठीक है, तो ना रस्सी इस साइड जाएगी ना रस्सी उस साइड जाएगी, वो एक जगह पे ही रहेगी। तो इस सिचुएशन में होती है वह बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेप ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी स्टेट चेंज नहीं होता है, तो ये होता है बैलेंस फोर्स पे, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बैलेंस फोर्स पे। अब आते हैं हम लोग अनबैलेंस फोर्स पे, ठीक है। तो अब एज बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाई फोर्स आज ग्रेटर देन जीरो द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मतलब कि इसमें ये होता है कि किसी भी रिजल्टेंट फोर्स पे
ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर हो जाए तो इसमें अनबैलेंस फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट and can be moved because of the applying balanced force, तो then unbalanced force can do the following। मतलब क्या है कि मूव ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में अनबैलेंस फोर्स का काम होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है। उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लाएंगे तो अपना पोजीशन चेंज करेगा, स्पीड भी चेंज करेगा। किसी भी सडनली अगर जा रहा हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो, एक्सेलरेशन दे रहे हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स। स्पीड बहुत है, उसकी स्पीड कम करनी है तो ब्रेक लगाना है तो अनबैलेंस फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसमें अनबैलेंस फोर्स यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बदलना हो तो उसमें अनबैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन का सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे गैलीलियो गैलीले ने। तो गैलीलियो गैलीले ने सबसे पहले ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो बिना किसी भी फोर्स के अप्लाई किए हुए, यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन इट। मतलब गैलीलियो गैलीले ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस पाथ पे एंड नो फोर्स इज एक्टिंग ऑफ इट, उस पर कोई फोर्स नहीं चल रहा हो, तो द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा चलता रहेगा क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। अगर उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स भी काम नहीं करेगा। तो गैलीलियो गैलीले ने यही कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए बगैर वो अगर चल रहा है तो वो अनबैलेंस फोर्स भी उस पर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि जो कंडीशन अप्लाई होता है वो हमेशा अनबैलेंस फोर्स वो हमेशा इम्पॉसिबल ही होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया या फोर्स ऑफ एयर हो गया, बहुत सारे फोर्स हो गया, वो हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। तब हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आया और उन्होंने कहा कि न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को अच्छे से पढ़ा तो उसने 3 लॉज दिए, ठीक है। एंड दीज लॉज आर नॉन एज लॉज ऑफ मोशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के 3 लॉ के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसे लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो आइए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट और रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज अनटिल कंप्लीट द चेंज स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। मतलब न्यूटन ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट में रहेगा या फिर मास पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल है रखा हुआ है तो वहीं रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हुआ हो। अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होगी। फॉर एग्जांपल अगर बॉल रखा हुआ है उस पर अगर किक लगाएंगे हम तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड दिस मीन ऑल द ऑब्जेक्ट रेसिस्ट टू चेंजिंग देयर स्टेट एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट तभी चेंज करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन खड़ा है बस स्टैंड पे, वो इन अ बस सॉरी एंड द बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली। अगर मानिए आप बस पे बैठे हुए और सडनली बस आगे चले तो जो पर्सन बैठा वो किस डायरेक्शन में फॉल करेगा, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बस जो है वो चल रहा है आगे की ओर और जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है सीट पे, तो वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही फॉल करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए बस चल रही है
तो जो पर्सन बैठा हुआ है उसकी बॉडी क्या है, वो उसकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। ओके, बस तो मूव है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है इंसान है वो है रेस्ट पोजीशन में। अगर सडनली वो ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगता है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंसान क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में वो आगे की ओर फॉल करेगा। ठीक है, and this happen because when a bus is moving the person standing in also motion and also with the bus, but when the driver applies the brakes to the speed of bus decrease suddenly or the bus comes in the state of rest suddenly. In this condition the legs of person which are connected to the bus and the rest while, मतलब क्या है कि जो पर्सन का जो लेग है वो तो बस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, एंड द बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ ओवर द लॉन्ड्री लाइन यूजुअली मेक जग्स, एंड दिस इज अ सेवरल एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ वी गो थ्रू द मास एंड इनर्शिया। सो अब हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ के पूरे डिस्कशन के बाद में हम लोग आएंगे मास ऑफ इनर्शिया के बारे में। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज रेसिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इन द स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इज रेसिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इन इट्स स्टेट, वो उसके अपने स्टेट में अगर कोई चीज़ इसको डिस्टर्ब करे तो वो होता है मास, और उसको कहते हैं इनर्शिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो मेज़र किया जाता है उसके मास पे, यानी कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास पे। इसका मतलब ये है कि अगर इनर्शिया इंक्रीज़ करता है तो उसकी मास भी इंक्रीज़ होगी, अगर डिक्रीज़ करता है तो उसकी मास भी डिक्रीज़ होगी। एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया, जिस ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, यानी हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया भी हैवी होगा लाइटर के मुकाबले में। तो जो नेचर टेंडेंसी होता है ऑब्जेक्ट का वो रेसिस्ट होता है कि स्टेट जो होता है वो मोशन या रेस्ट में हो, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इनर्शिया कहेंगे। सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अगर ज़्यादा हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश और पुल एंड हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड इन द लाइटर वन। मतलब ये है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसे पुश करना या पुल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम, यानी कि वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को यूजुअली डिनोट किया जाता है स्मॉल p के द्वारा, एंड देयर इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू velocity, where p is the momentum, m is the mass and v is the velocity of the object. एंड सम एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम, कुछ एक्सप्लेनेशन और है जिसके मोमेंटम को हम लोग जान सकते हैं। तो अ पर्सन गेट इंजर्ड इन अ केस ऑफ हिटिंग बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर्सन को हिट कर दे, उसको इंजर कर दे, जैसे कि कोई स्टोन हुआ, पेबल हुआ, एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम एन ऑब्जेक्ट, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन। ठीक है, when it is fired from a gun because of its momentum due to great velocity। तो मतलब क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो किसी भी इंसान को ज़्यादा हर्ट करेगा। तो पर्सन गेट इंजर्ड सेवरल व्हेन इट हिट बाय अ मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ मोमेंटम एंड द व्हीकल ड्यू टू द मास एंड वेलोसिटी। तो व्हीकल का मास और उसका वेलोसिटी पे ही उसके मोमेंटम डिपेंडेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई हल्का चीज़ अगर कितनी भी वेलोसिटी से है उतना हर्ट नहीं कर, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है और वो वेलोसिटी से भी है तो वो किसी भी उस इंसान उसका उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम ज़्यादा होगी तो वो किसी भी चीज़ को हर्ट भी ज़्यादा तौर से करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्लास्टिक की गेंद है या फिर आपके पास टेनिस की गेंद है तो दोनों को सेम वेलोसिटी से अगर फेंकेंगे तो ज़्यादा हर्ट कौन सा करेगा? ऑब्वियसली सी बात है कि टेनिस की गेंद। क्यों? क्योंकि टेनिस की गेंद की जो मास होती है ना वो इन कंपेयर ऑफ प्लास्टिक की गेंद की ज़्यादा होती है, तो हर्ट भी वही ज़्यादा करेगा। ओके, एंड
अब आते हैं हम लोग मोमेंटम एंड मास के। अगर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को ही बोलते हैं वेलोसिटी। एंड दिस मीन्स मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के। अगर मोमेंटम इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उसका मास या फिर वेलोसिटी भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर लाइटर या फिर हेवियर ऑब्जेक्ट होता है सेम वेलोसिटी से मूव करे दो, तो जो हेवियर ऑब्जेक्ट होता है उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ लाइटर वन के कारण। इफ़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई प्लास्टिक की गेंद है या फिर कोई टेनिस की गेंद है, तो सबसे ज़्यादा हर्ट कौन सी करेगी? टेनिस की गेंद। क्यों? क्योंकि उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो जब मास और वेलोसिटी अगर होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगी। अगर मोमेंटम ज़्यादा होगी तो वो हट भी बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानिए कोई बुलेट है, हैविंग अ लिटिल, बहुत कम मास है, लेकिन वो पर्सन को किल कर सकता है एमिट फाइट फ्रॉम अ गन। क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी इन कंपेयर ऑफ अदर चीज़ का भी वेलोसिटी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो है, तो गन जो होगी, गन की जो बुलेट होगी वो तो मेटल से बनी होगी, और मेटल जो है इजीली तौर पे उसकी वेलोसिटी भी जो है इंक्रीज होती है। अब इजीली द रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इन द स्लोअर स्पीड। तो रोड पे जो एक्सीडेंट होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है जब वो उसकी मास और वेलोसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन द रेस्ट ऑफ मोशन। तो मोमेंटम अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम किस स्टेट में रेस्ट होता है और किस स्टेट में नहीं। तो पहले हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का मास m ले लेते हैं। एट सिंस द ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट, therefore its velocity v is equal to 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट होता है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम विल बी ऑल्सो 0। द मोमेंटम ऑफ ऑल्सो 0 एंड द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg on the sorry the SI unit of mass is kg, SI unit of velocity is meter per second, and the momentum is kg meter per second, and the SI unit of momentum is kg meter per second। तो सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोमेंटम से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनती है, सो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन स्टोन हैविंग मास 10 kg व्हेन इट थ्रोन द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आपका मास यहाँ पे 10 kg गिवन है एंड द वेलोसिटी इज 22 मीटर पर सेकेंड, and the momentum will be 20 kg per meter second, and the momentum is that is। तो और एक कोई एक सेवरल एग्जांपल से आप देख सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स है मोमेंटम के बारे में, तो ये सब आप देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the unbalanced force in the direction of the force। तो यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो कोई ऑब्जेक्ट का मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू एम, अगर कॉमा ले लिए जाए तो एम ब्रैकेट वी माइनस यू, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, दैट इज एम वी माइनस यू बाय टी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced force। That means F is directly proportional to mv minus u by t, and we know that A is equal to v minus u by t from the first equation of motion। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के
को लेकर के अगर हम चलेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस टी के जगह में हम लोग a पुट करेंगे, देन f इज इक्वल टू के एम इंटू ए, जहाँ पे k इज ए कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू कैन बी एज्यूम एज 1 एंड दैट इज m इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड द SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, that is 1 Newton. When an acceleration of 1 meter square is seen in the body of mass 1 kg, then force applied on a body is said to be 1 Newton. यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, उस बॉडी का मास भी 1 kg है एंड द फोर्स अप्लाइड इज ऑल्सो 1 एंड दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। अ प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बीच का जो प्रूवन है वो हम लोग जानेंगे। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ states that if the external force F is equal to 0, then a moving body keeps moving with the same velocity or the body at the rest continues to the be rest। मतलब क्या है कि तो फर्स्ट लॉ ये बताया था कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर F इज इक्वल टू 0 है तब जो मूविंग बॉडी हो कीप्स मूविंग, वो मूविंग बॉडी मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर सेम वेलोसिटी चल रहा है, और रेस्ट में है तो वो भी रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी एवरी एक्शन होगा वो हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन में ही होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी भी बॉल को वॉल पे अगर मारोगे उतने ही फोर्स से अगर मारोगे तो उतने ही वापस फोर्स से आपके पास आएगा, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग इज एनेबल बाय थर्ड लॉ। तो चलना जो होता है वो थर्ड लॉ के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, क्योंकि अगर हम चलते हैं तो पैर की द्वारा पुश करते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हम चल पाते हैं, ठीक है। बोट मूव करता है तो बोट अगर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे तो पीछे की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। बंदूक से चला हुआ गोली वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही होता है। तो देयर इज सेवरल एग्जांपल फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर एंड देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। मतलब ये है कि अगर दो बॉडी एक्ट करता है दूसरे बॉडी में, जब तक टोटल मोमेंटम कांस्टेंट ना हो, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हुआ हो, उसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। जैसे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर दो ऑब्जेक्ट को ले हम लोग, ऑब्जेक्ट ए और बी, दोनों का मास m1 एंड m2 होगा, ठीक है। वो इनिशियली वेलोसिटी u1 और u2 से मूव कर रहा हो एंड स्ट्राइक अदर आफ्टर t1 एंड स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड v2, जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हो, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अगर इधर से अगर इस डायरेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू m1 u1 एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 v2। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 v2। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन a1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 बाई इंटू टी and m1 v1 minus u1 is by t, and the rate of change of momentum in b f2 is equal to m2 v2 minus m2 u2 by t is equal to m2 v2 minus u2
बाई टी वी नो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। देन F1 एंड F1 इज इक्वल टू माइनस F2। सो N1 V1 माइनस U1 बाई टी इज इक्वल टू माइनस M2 U2 माइनस U1। दैट इज M1 V1 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M1 U1। M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 U2. So thus the initial momentum is equal to final momentum. So there is some example numerical question based on the moment third law of motion or momentum. So we can see that a bullet of mass 20 grams is fired horizontally with the velocity of 150 meter per second from the pistol of 2 kg. Find the recoil velocity of a pistol. तो यहाँ पे उसका कुछ रिकॉल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को रिलेट करके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं फॉर अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और क्लास 9 एग्जामिनेशन। देर इज़ सम क्वेश्चंस फॉर न्यूमेरिकल and that's all the discussion for the laws of motion. I hope you will all enjoy this video. If you enjoyed it, then follow us and like and share. Thank you, and thank you for the watching video. Thank you, bye, take care.